Hey guys, welcome back to my channel, and this time I'm gonna start with Unit 2 Nutrition, Food Science and Technology, जिसमें मैं Chapter 2 स्टार्ट करूँगी Clinical Nutrition and Dietetics, जो कि बोला जाता है नैदानिक पोषण और आहार की। तो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, क्लिनिकल न्यूट्रिशन। इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे महत्व क्या होता है इनका। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे डाइट थेरेपी, आहार चिकित्सा, टाइप्स ऑफ डाइट, आहार के प्रकार, जिसमें अंडर हम पढ़ेंगे चेंजेस इन कंसिस्टेंसी, तरलता में परिवर्तन, फीडिंग रूट्स, भोजन देने के तरीके, प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, रोगों की रोकथाम, प्रिपेयरिंग फॉर करियर, जीविका की तैयारी, स्कोप कार्य क्षेत्र। तो गाइस हम ये टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स एंड द अदर सब्सटेंस। ये एक साइंस है फूड का, न्यूट्रिएंट्स का एंड अदर सब्सटेंसेस एज वेल एज देयर जो हमने फूड खाया है, न्यूट्रिएंट्स खाए हैं, उनका डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन होना बाय द बॉडी। दिस इज ऑल नोन एज न्यूट्रिशन। इट ऑल्सो कंसर्न विद social, psychological. It is also concerned with the social, psychological and economic aspects of food and eating. Social, society, psychological, mind, economic, how your salary is. सपोज टेक एन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल का बताती हूँ। सोशल है हमारा, जब शादी में जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं। साइकोलॉजिकल, माइंड, और किसी किसी को स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, किसी किसी को कम लगती है। जब खुश होते हैं तो हम खाना खाते हैं, दुखी होते हैं तो खाना नहीं खाते हैं, कोई ज़्यादा खाता है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। अब आप ले लीजिए एग्जाम्पल, हम मशरूम नहीं खाते हैं, या जो हम बोलते हैं वेरी महंगी वाली सब्जियां, जैसे ब्रोकली हो गई, हमारी मशरूम्स हो गए, देन बेल पेपर, येलो बेल पेपर, शिमला मिर्च और रेड बहुत महंगी आती हैं। तो ये हमारे डिवीज़न भी कर देता है फूड्स में एंड ईटिंग में। तो ये हमारा न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, और डिफाइन न्यूट्रिशन डिफाइन नहीं आता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म न्यूट्रिशन? तो अब हम पढ़ते हैं हिंदी में। पोषण जैसे कि आप समझते हैं, पोषण इसे कहते हैं। पोषण जैसे कि आप जानते हैं, यह खाद्य पोषकों और दूसरे पदार्थों के साथ शरीर द्वारा उनके पाचन, डाइजेशन, अवशोषण, अब्जॉर्प्शन तथा उपयोग का विज्ञान है। हमारा ये डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन और हमारा यूटिलाइजेशन का होता है बॉडी के द्वारा। ये पूरा साइंस है, विज्ञान है पोषण का। पोषण का सरोकार भोजन और खाने के सामाजिक, सोशल, मनोवैज्ञानिक, दिमागी और आर्थिक पहलुओं से भी है। यह ये भी बताता है कि हमारा जो खाना जो है वो उसके ऊपर भी कंसर्न करता है, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलुओं के ऊपर भी हमारा होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हाउ ऑप्टिमम न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट। मीन्स ऑप्टिमम न्यूट्रिशन कितना इम्पॉर्टेंट है। ऑप्टिमम मीन्स जो हमारी बॉडी में कोई भी डिफिशियंसी ना लाए या कोई भी बीमारी पैदा ना करे। तो हमें समुचित पोषण के महत्वपूर्ण जानने हैं। तो आइए हम करते हैं स्टार्ट पहले पॉइंट से, जो कि है हमारा इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। ये हमारा प्रोटेक्ट करता है हमें, इम्यूनिटी बढ़ाकर इन्फेक्शन से बचाना, संक्रमण से रोग क्षमता और सुरक्षा, रोग क्षमता। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोट्स रिकवरी फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ इलनेस। हमें विभिन्न बीमारियों से बचाता है तथा हेल्दी बॉडी प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट मैनेजेस क्रॉनिक डिजीजेस।
जो हमारी असाध्य बीमारी हैं उससे निपटने में हमारी हेल्प करता है। तो ये हमारा होता है सेकेंड पॉइंट खत्म। अब हमने पढ़ा है व्हाट इज़ न्यूट्रिशन एंड ऑप्टिमम न्यूट्रिशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है हाउ इनएडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स इनटेक अफेक्ट्स। अगर हम इनएडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स लेंगे, अपर्याप्त पोषक पदार्थ की प्राप्ति होगी तो वो कैसे अफेक्ट करेगा। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इसे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा इम्यून डिफेंसेस। हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी। जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमें बहुत सारी बीमारियाँ होंगी। हीलिंग वूंड्स। हीलिंग वूंड्स मीन्स जो हमारी चोटें लगती हैं तो जो वो भरा जाता है, घाव भर कहते हैं ना, घाव भर रहा है तो धीरे हो जाता है, उसका टाइम टेकन ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट इज़ यूटिलाइजिंग मेडिकेशंस, उपचार के उपयोग। देन सपोर्टिंग ऑर्गन फंक्शंस, अंगों के सुचारू रूप से कार्य करने में कठिनाई। हमारे ऑर्गन्स में भी फ़र्क पड़ेगा, इम्यूनिटी में भी फ़र्क पड़ेगा, घाव लेट भरेंगे, हमारा मेडिकेशंस हमें लेनी पड़ेंगी तो वो भी धीरे 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 क्या होता है, वो भी हमारी डोजेस बढ़ानी पड़ती हैं क्योंकि हमारी बॉडी वो एक्सेप्ट नहीं करती है। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इज़ न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्पॉर्टेंट। क्या ये न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए? अगर है तो क्यों है? या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है हमारा हाउ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आर इंटरलिंक्ड। पोषण और स्वास्थ्य आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और हाउ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आर इंटरलिंक्ड। तो अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसका आंसर दे दिया है। अब क्यों है? बिफोर एंड आफ्टर इलनेस, बीमारी से पहले भी और बीमारी के बाद भी। तो ये क्यों है? बिकॉज इट हेल्प्स इन प्रोग्नोसिस, रिकवरी एंड इवन ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। ये पहले ही बता देता है, प्रोग्नोसिस पूर्वानुमान हम लगा लेते हैं कि हमें कोई बीमारी है या नहीं है। रिकवरी, जब आप बीमार हो गए हो, अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो ऑब्वियसली आप अच्छे से रिकवर जल्दी हो जाओगे, जल्दी ठीक हो जाओगे। इवन ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल में रहने की आपकी जो अवधि है वो कम हो जाएगी, समय कम हो जाएगा। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट, स्टेटस कैन बी अफेक्टेड ड्यू टू इलनेस डिजीजेस। स्टेटस जो है हमारा वो अफेक्ट हो सकता है जो इंसान एकदम अच्छा रहता है, मतलब जिसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, उसका भी न्यूट्रिशनल स्टेटस गड़बड़ा सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इलनेस एंड डिजीज़। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा हो, ये हमारा चेंज भी होता रहता है। तो डिपेंड करता है इलनेस एंड डिजीज़ेस के ऊपर। तो गाइज आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज 2 पॉइंट्स। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट and how health and nutrition are interlinked. This question is very important. तो आपको ये करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स में आ सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे दिस व्हाट इज़ क्लिनिकल न्यूट्रिशन। तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन में हमारा जनरली आता है द स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ न्यूट्रिशन विच डील्स विद न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इलनेस। एक स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ न्यूट्रिशन है, पोषण संबंधित है, जो डील करता है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इलनेस। जब इंसान बीमार होता है उस समय हमें कैसे डाइट देनी चाहिए, किस तरह से खाना देना चाहिए, वह हमारा होता है क्लिनिकल न्यूट्रिशन। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज़ क्लिनिकल न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस हम 1 by 1 पढ़ेंगे। जो पहला है हमारा वो है focuses on the nutritional management of patient with established disease, health problems, illness and disease, plus it helps in giving the treatment. तो ये स्वास्थ्य समस्याएं जो भी होती हैं, अस्वस्थता या बीमारियां, उनको हेल्प करता है मैनेज करने में जब डाइट का यूज़ किया जाता है। व्यक्ति का खाने में
निगलने में, पाचन में, डाइजेशन में, अब्जॉर्प्शन में। जब प्रॉब्लम होती है तब हम इसे यूज़ करते हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन को। सेकंड, थेरेपिस्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। जो थेरेपिस्ट होते हैं वो हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बीमारियों से बचाने में। थर्ड हमारा है प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ। प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ मीन्स प्रमोट करता है जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हेल्थ अच्छी हो। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है इट रिकमेंड्स अ थेरेप्यूटिक डाइट। थेरेप्यूटिक डाइट, थेरेपी वाली डाइट जो बीमारियां ठीक कर सकें और वो हम मैनेज कर सकें वेरियस डिजीज़ेस, जैसे वो हार्ट रिलेटेड हो, हमारे हृदय से, या हमारा कैंसर, या हमारा मोटापा हो। तो ये हमारे हेल्प करता है मैनेज करने में वेरियस डिजीज़ेस। लास्ट पॉइंट है डाइटिशियन, मेडिकल न्यूट्रिशन, जो होते हैं हमारे थेरेपिस्ट रोल टू प्रोवाइड एडवाइस सलाह देते हैं, एंड ट्रांसलेट टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, ट्रांसलेट करते हैं टेक्निकल इन्फॉर्मेशन इनटू डाइटरी गाइडलाइंस। जो भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है जो खाली डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट को पता होता है, थेरेपिस्ट को पता होता है, वो जो इंसान के लेमैन लैंग्वेज होती है वो उसमें उसे बताते हैं ताकि वो इंसान अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सके और अपनी बीमारी से छुटकारा पा सके। तो गाइज, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ हमारी जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं ये हमारे हेल्प करते हैं सलाह देने में, ठीक है गाइज। तो आप एडवाइस टू द पेशेंट्स। फिर उसके बाद आता है हमारा इट गिव्स प्रिस्क्रिप्शंस टू हेल्दी इंडिविजुअल्स। प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, सलाह देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल, चाहे वो प्रेगनेंसी से स्टार्ट हो, या हमारा एडोलेसेंट हो, या हमारे हेल्दी इंडिविजुअल्स हो, या हमारे बुढ़ापा हो। ये सब लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं so that nutrition status can be maintained and remain the person will remain healthy। जीवन चक्र के विभिन्न स्तरों कोख से मृत्यु तक अच्छी पोषण स्थिति बनाए रखने और स्वास्थ्य रखने में मदद करना। तो हमारी ये हेल्प होती है न्यूट्रिशनिस्ट के द्वारा। अब हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है गाइस। अब आते हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मूलभूत संकल्पनाएं, जिसमें हम पढ़ेंगे जनरली डाइटिशियन का क्या रोल होता है हमारा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ डाइटिशियन? आहार विशेषज्ञ, नैदानिक पोषण चिकित्सक की भूमिका क्या होती है? पहला पॉइंट अगर हम देखें तो टू प्रोवाइड एडवाइस ऑफ डाइटरी गाइडलाइंस। हमारी डाइटरी गाइडलाइंस होती हैं कि हमें नमक कम खाना चाहिए, फल सब्ज़ी ज़्यादा खाने चाहिए, तला हुआ कम खाना चाहिए, शक्कर वाली चीज़ें कम खानी चाहिए। तो हमारी जो रोल है डाइटिशियन का वो ये बताने में होता है कि आहार संबंधी सलाह देना। तो ये समझ आ गया है आपको अच्छे से। फिर आता है नेक्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ डाइटरी गाइडलाइंस। ट्रांसलेशन ऑफ डाइटरी, डीजी मतलब डाइटरी गाइडलाइंस। हमें ट्रांसलेट करना डाइटरी गाइडलाइंस को उस तरीके से ताकि जो हमारा जो इंसान है, पर्सन है, वो ईज़िली समझ सके और वो डे टू डे लाइफ में अपना अप्लाई कर सकें। दिशा निर्देशों करना, बताना, निर्देश देना। नेक्स्ट पॉइंट गिव प्रिस्क्रिप्शन टू द इंडिविजुअल। प्रिस्क्रिप्शन मतलब उद्देश्य देना, प्रिस्क्राइब करना कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए। अगर मोटापा है तो डेली एक्सरसाइज करो, आपको तला हुआ कम खाना, शक्कर कम खाना है, ज़्यादा रेशे वाली चीज़ें खानी है, रेशेदार वाली चीज़ें जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, तो आपको ये सब चीज़ें सलाह देनी है। फिर उसके बाद हमारा आता है यूज़ डाइट थेरेपी टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पेशेंट। डाइट थेरेपी को हमारा यूज़ करना है सो दैट वी कैन इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पेशेंट। आहार चिकित्सा को प्रयोग में लाना जिससे कि हमारी जो भी पेशेंट है, जो भी हमारा इलाज करना है, उसकी सुधार ला सके स्वास्थ्य में। तो ये हमारा पॉइंट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डाइट थेरेपी तो हम पढ़ ही रहे हैं,
तो डाइट थेरेपी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स मीन्स हमारे क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ये डाइट थेरेपी हमें बताता है। पहला पॉइंट है डाइट फॉर्मुलेशन। डाइट फॉर्मुलेशन मीन्स डाइट को उस तरह से फॉर्मुलेट करना ताकि आप नीड को पूरा कर सको, इंसान की नीड को आप पूरा कर सको। ठीक है गाइस, ये आपको समझ आ गया है। फिर उसके बाद नीड कैसे पूरी होंगी? अब ज़रूरी तो नहीं कि कोई हमेशा वेज ही खाता हो, नॉन वेज खाता हो, या उसको कुछ पसंद है नापसंद है, तो हमें पसंद और नापसंद को भी ध्यान में रखते हुए बनाना है। तो भोजन की प्रकृति को ध्यान में रखकर सूची बनाना, सूची मीन्स फॉर्मुलेशन करना डाइट का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाइट मॉडिफिकेशन। डाइट को कैसे मॉडिफाई करना है? आपको डाइट ऐसे मॉडिफाई करना है ताकि जो बीमारी है वो ठीक हो सके, इंसान हेल्दी हो सके, स्वस्थ हो सके। या जो भी बीमारी है वो लंबे समय तक धीरे धीरे बढ़े, ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और इंसान की हालत इतनी ख़राब हो जाए कि डाइट भी फिर कुछ नहीं कर सकती है। तो थर्ड पॉइंट आता है करेक्शन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज मीन्स हमें न्यूट्रिशनल जो भी हमारी पोषण संबंधित हीनता है उसे हमें दूर करना है, हमें उसे कम करना है, बिल्कुल मिटाना है। जैसे आपके अंदर अगर विटामिन सी की कमी है तो ऑब्वियसली हम कहते हैं विटामिन सी उसमें पाया जाता है जो खट्टे पदार्थ होते हैं, तो आप खट्टे पदार्थ ज़्यादा यूज़ करें। आपके अंदर कैल्शियम की प्रॉब्लम है तो आप कैल्शियम से बनी हुई चीज़ें खाएं, जैसे दूध, पनीर, दूध से बनी चीज़ें तो आप ये खा सकते हैं। तो करेक्शन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हमारी ये हो चुकी है। अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे जो है हमारा फोर्थ पॉइंट, प्रिवेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। हमें प्रिवेंट करना है, हमें बचाना है शॉर्ट टर्म दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म अल्पकालिक कॉम्प्लिकेशन समस्याओं से हमें बचाना है इंसान को। फिर हमारा आता है एजुकेट एंड डू द काउंसलिंग, एजुकेट एंड डू दी काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट। हमें एजुकेट भी करना है एंड काउंसलिंग भी करना है पेशेंट की। हाँ, एजुकेट मीन्स हमें पढ़ाना है कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, कैसे आपको सलाह देनी है कि आपको क्या खाना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको ये नहीं खाना चाहिए। तो आपको सलाह दे रहे हैं, सलाह एवं शिक्षा देना कि निर्धारित आहार ले, कि वो ठीक से आहार ले। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्हाट फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल प्लानिंग द डाइट फॉर पेशेंट। हमें क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए जब हम डाइट को प्रिपेयर करते हैं एक पेशेंट के लिए। तो पहला पॉइंट आ जाइए, हम पढ़ते हैं इसके लिए जो है हमारा डाइटिशियन नीड्स टू लुक एट द इफ़ेक्ट ऑफ इलनेस, कि कितना इफ़ेक्ट हो रहा है बीमारी का खाना एक्सेप्ट करने में, खाना ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है, अगर ले रहा है तो यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये डाइटिशियन का काम है कि वो चेक करे। ठीक है, अब इसमें फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे, न्यूट्रिशनल स्टेटस, पोषण तनाव तो नहीं है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस मानसिक तनाव तो नहीं है हमारा, भोजन के स्वीकरण पर अस्वस्थता का प्रभाव, न्यूट्रिशनल इफेक्ट ऑफ इलनेस ऑन फूड एक्सेप्टेंस, क्या हमारा फूड एक्सेप्ट हो रहा है अच्छे से या नहीं हो रहा है। आपको ये भी देखना है कि बॉडी एक्सेप्ट कर रही है नहीं कर रही है हमारी। नेक्स्ट, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द मॉडिफाइड थेरेपेटिक डाइट। जब हमने डाइट को चेंज कर दिया है अकॉर्डिंगली, तो क्या वो जो पेशेंट है वो एक्सेप्ट कर रहा है, परिष्कृत चिकित्सीय आहारों की स्वीकार कर रहा है या हमारा नहीं कर रहा है। तो गाइज इसमें हमारा आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इन इट कि मतलब हमें ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं डाइट थेरेपी के और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हेल्प कर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि डाइट बनाने में जो पेशेंट की डाइट बना रहे हैं। आइए अब हम नेक्स्ट वाले में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन न्यूट्रिशनल केयर इन डिटेल्स। हमें पोषण देखभाल प्रक्रिया डिटेल्स में समझानी है, विस्तृत में हमें समझानी है।
कि होता क्या है हमारा। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि होता क्या है हमारा। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कंसिस्ट ऑफ, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ है, ठीक है। ऑर्गेनाइज मतलब एक तौर तरीके से समूह में बनाए गए हमारे क्रिया हैं। पहला हमारा क्या पॉइंट है, असेस न्यूट्रिशनल स्टेटस। आपको न्यूट्रिशनल स्टेटस पता लगाना है, ठीक है। न्यूट्रिशन का क्या स्टेटस है, पोषण स्थिति का मूल्यांकन। दूसरा, डायग्नोसिस ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं उसको पता लगाना है आपका, पोषण समस्याओं का निदान। तीसरा, प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग ऑफ न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस, आपको योजना बनानी है कि कैसे कैसे आपको इंटरवेन करना है, पता लगाना है कि बीमारी कौन सी है, कैसे पता लगाना है, ताकि आप फुलफ़िल कर सकें न्यूट्रिशनल नीड्स डाइट देकर। लास्ट पॉइंट है हमारा इवैल्यूएट, आपको लास्ट में हमें मूल्यांकन एवं परिवर्तन करना है। अगर हमारी जैसे अब हमने कोई चीज़ उसको न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन दिए ताकि उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी हो सकें, ठीक है, हमने ये कर दिया बट इससे तब भी सुधार नहीं आया तो हम इसे चेंज करेंगे। मूल्यांकन एवं परिवर्तन, इवैल्यूएट करते हैं कि अगर नहीं आए तो दोबारा हम स्टेप पे जाएंगे एंड कुछ और चेंज करेंगे ताकि व्यक्ति में सुधार आ जाए, उसके जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो पूरी हो जाएं, ठीक है। अब समझ आ गया है आई गेस आपको। फिर उसके बाद आता है हमारा कैन बी अप्लाइड टू इंडिविजुअल्स, हम इंडिविजुअल्स को भी लगा सकते हैं, ग्रुप इन एनी सेटिंग, इंडिविजुअल ग्रुप को भी लगा सकते हैं और ग्रुप में भी लगा सकते हैं, व्यक्ति अकेला और समूह में भी लगा सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे स्कूल में बच्चा हो, चाहे टीचर हो, चाहे वो हमारा आर्मी में हो, चाहे वो डॉक्टर हो, कोई भी, मतलब कोई भी, ठीक है गाइज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, जो है हमारा न्यूट्रिशनल असेसमेंट। न्यूट्रिशनल असेसमेंट हमारा होता क्या है, मीन्स पोषण मूल्यांकन है क्या हमारा। तो गाइस आइए हम पढ़ते हैं अब हमारा पोषण मूल्यांकन क्या होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन द पेशेंट, जब आप पेशेंट की, मरीज की इंफॉर्मेशन निकालते हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड तब उसे बोलते हैं न्यूट्रिशनल असेसमेंट। इंफॉर्मेशन जैसे न्यूट्रिशनल स्टेटस आप पता लगाओगे सबसे पहले, एंड दूसरा आप बताओगे न्यूट्रिशनल नीड्स क्या हैं, रोगी के पोषण स्थिति, पोषण की स्थिति और पोषण आवश्यकताओं संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए पोषण मूल्यांकन करते हैं। What do you understand by the term न्यूट्रिशनल असेसमेंट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो गाइस पहली जो चीज़ है, ऑब्टेन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, आपको जानकारी प्राप्त करनी है जो पेशेंट है, जो भी उसको प्रॉब्लम है, कैसा उसका खान पान है। दूसरा, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, मानव मितीय, हाइट, वेट, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी सर्कमफ्रेंस, स्किन फोल्ड थिकनेस, ये आपको नेक्स्ट स्टेप में जानना है। फिर उसके बाद आता है हमारा रिलेट इन्फॉर्मेशन ऑन लैब, फिजिशियंस डायग्नोसिस। फिर आप जो भी आपका, जैसे आपने ब्लड सैंपल लिया है या आपने प्लाज्मा सैंपल लिया है, तो ये आपको सारा लैब में भेजना होता है। फिर उसके बाद फिजिशियंस आपको डायग्नोस करते हैं कि कहीं आपको थायराइड तो नहीं है, कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, तो आपको पता लग जाता है कि क्या आपके साथ प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद आता है आपका जो इंटरप्रेट करना, रिलेट इन्फॉर्मेशन इन लैब। फिर आता है आपका इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करना मीन्स जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, पता लगाना कि आपको जो भी बीमारी है उसको क्या करना चाहिए। तो ये होता है हमारा न्यूट्रिशनल असेसमेंट, पोषण मूल्यांकन। आइए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। गाइस ये मैंने चार्ट इसलिए दिया है क्योंकि ये पूरा हमारा अगर देखा जाए पूरा, आप ऐसे देख सकते हैं, तो उसमें टाइप्स ऑफ डाइट दी हुई हैं हमारी। तो टाइप्स ऑफ डाइट में हमारा
दो तरह की डाइट है, रेगुलर डाइट और मॉडिफाइड डाइट। और फिर मॉडिफाइड डाइट में मैंने बताए हुए हैं 4 पॉइंट्स हैं, जिसमें चेंज इन कंसिस्टेंसी में हमारे ये एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने दिए हुए हैं 1 2 3। तो ये पूरा एक पेज है, इसे मैं 1 बाय 1 समझाऊंगी। तो आइए अब हम समझ लेते हैं वो कैसे हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डाइट, कि डाइट कितने प्रकार की हमारी होती है, आहार हमारा कितने प्रकार का है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा नियमित आहार, जिसे हम बोलते हैं रेगुलर डाइट और स्टैंडर्ड डाइट। दूसरा हमारा होता है मॉडिफाइड डाइट, जिसे हम बोलते हैं संशोधित आहार। स्टैंडर्ड डाइट और रेगुलर डाइट वो डाइट है जिसमें हमारे सारे फूड ग्रुप्स होते हैं, मीट द नीड्स ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स, जो हेल्दी हैं, जिनमें कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको हम रेगुलर डाइट देते हैं। पर जब इंसान बीमार पड़ जाता है तो उस डाइट को बोलते हैं मॉडिफाइड डाइट, सो दैट जो भी पेशेंट की नीड्स हैं वो हमारी पूरी हो जाए। तो 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं, जैसे मॉडिफाइड डाइट में क्या क्या चीज़ें हमारी होती हैं। पहला जो हमारा है, इसमें हमारा है चेंज इन कंसिस्टेंसी। चेंज इन कंसिस्टेंसी, तरलता में परिवर्तन। हमें डाइट कैसे बनानी है, हमें लिक्विड रखनी है या क्लियर लिक्विड रखनी है, या हमें सॉफ्ट डाइट रखनी है या मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट रखनी है। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, ये हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन द एनर्जी, प्रोटीन और एनी न्यूट्रिएंट। हमें कोई भी न्यूट्रिएंट है उसे हमें ज़्यादा करना है या हमें कम करना है, वो डिपेंड करता है कि इंसान की क्या तकलीफ़ है। फिर आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट में हमारे आता है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एक या एक से अधिक पोषक को हमें कम करना। ये दोनों पॉइंट्स आपको सेकंड और थर्ड थोड़े बहुत लगभग एक जैसे लग रहे होंगे, बट इसमें हमारा ऊर्जा की बात करता है और इसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स की बात करता है। न्यूट्रिएंट्स, अब जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए हमारा, जब इंसान की किडनी में खराबी आती है तो कहते हैं कि प्रोटीन उसे कम लेना चाहिए और फैट भी कम कर देना चाहिए। जब कोई सर्जरी होती है हमारी तो प्रोटीन अमाउंट हमारी बढ़ जाती है। तो ये एग्जांपल्स हैं जो आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, चेंज इन द नंबर ऑफ़ मील्स। आपको मील कितने लेनी है, ज़्यादा या कम करनी है। डाइट फीड, स्पेशल प्लान व्हेन रूट ऑफ फीडिंग इज़ चेंज्ड। कैसे, किस तरह से आपको खाना देना है, किस द्वारा देना है। तो भोजन की संख्या में परिवर्तन या भोजन देना है तो कितना देना है, और मार्ग बदलना है या नहीं बदलना है, वो डिपेंड करता है। तो अब हम पढ़ते हैं आगे मॉडिफाइड डाइट में चेंज इन कंसिस्टेंसी, जब हम तरलता में अपनी चेंजेस करते हैं। तो देखिए, आपने देखा होगा इसमें पहले है फ्लूइड डाइट। फ्लूइड डाइट को हम बोलते हैं तरल आहार। तरल आहार में हमारा, तरल से आप जानेंगे जिसका हमारा लिक्विड है, द्रव्य हमारा, ठीक है। फ्लूइड एट रूम टेम्परेचर, जब हम अपने जो हमारे कमरे का तापमान है उस पर रखेंगे तो वह लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स आर ईजिली अब्जॉर्ब्ड, जो हमारे पोषण है वो आराम से जल्दी अवशोषित हो जाते हैं। डाइट फॉर द पीपल हु हैव डिफ़िकल्टी इन च्यूइंग और swallowing। हमारी ये डाइट दी जाती है जब इंसान को चबाना या निगलना मुश्किल हो जाता है। अब एग्जाम्पल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इसमें गाइस, जैसे कोकोनट वाटर, फ्रूट जूस, सूप, मिल्क, पानी वाले। तो ये हमारा फ्लूइड डाइट है। तो फ्लूइड डाइट में हमारा, अगर आप देखा जाए तो एक चीज़ है जो कि है क्लियर लिक्विड डाइट। क्लियर लिक्विड डाइट में प्रिस्क्राइब करा जाता है आफ्टर सर्जरी, जब सर्जरी हो जाती है। एंड मोर थिन इन कंसिस्टेंसी, वो हमारी लिक्विड डाइट से भी पतली होती है। अब जैसे आप ले लीजिए चावल का पानी और दाल का पानी, वो भी छना हुआ, इसमें रेशेदार बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा
Second type of diet, that is soft और regular diet. सॉफ्ट और रेगुलर डाइट में हमारा क्या होता है, जो हम सॉफ्ट कर देते हैं, नरम कर देते हैं, नरम परंतु ठोस, मतलब सॉलिड होता है, लिक्विड नहीं होता, हल्का पकाया हुआ होता है, हल्का मसालेदार नहीं होता है, रेशेदार नहीं होता है, चबाना बहुत ही आसान होता है और पचाना भी बहुत आसान होता है. एग्जाम्पल खिचड़ी और खीर. नेक्स्ट आता है हमारा मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट, जिसे हम बोलते हैं तैयार मृदु आहार. इसमें क्या होता है, हमारे जो अडल्ट होते हैं, जो बूढ़े होने वाले हैं, ठीक है, उनके क्या होता है, दांत टूटने लग जाते हैं या दांत नहीं होते हैं, तो उनको खाने में प्रॉब्लम होती है. तो इसीलिए हम उन्हें देते हैं मैश्ड फूड, कुचला हुआ खाना, ठीक है, नो हार्श फाइबर. क्योंकि अगर आप फाइबर दोगे तो उनको कॉन्स्टिपेशन, उनको क्या होता है, जो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो ईज़िली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उससे उनकी गैस बन जाएगी, तो उनसे उनको ईज़ी नहीं फील होगा, अनईज़ी फील होगा. ईज़ी टू च्यू होना चाहिए, चबाने में आसानी हो, कम स्पाइसी होना चाहिए, मतलब मसालेदार नहीं होना चाहिए. तो वो होती है मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट. तो हमने पढ़ लिए 3 तरह के डाइट. 3 मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारी एक फ्लूइड है जिसके अंदर हमारा आता है क्लियर, फिर उसके बाद हमारा क्लियर, फिर उसके बाद आता है हमारा सॉफ्ट और रेगुलर डाइट, फिर थर्ड हमारा आता है मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट. तो इन तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिए विद एग्जाम्पल्स. मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट के एग्जाम्पल्स आप लगा लीजिए, जैसे खिचड़ी हो गई हमारी, वो भी बिना मसाले की, बिना कम तेल और घी में. फिर आप लगा लीजिए आलू हो गए, चावल हो गए, तो ये आसानी से चप सकते हैं, तो आप ये सब चीज़ें दे सकते हैं. आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा है हाउ यू कैन फीड द पर्सन हु इज़ हैविंग प्रॉब्लम. आप कैसे उसे फीड करेंगे, तो फीडिंग रूट्स बोलते हैं, भोजन देने के तरीके. भोजन देने के तरीके हमारे ओरल या माउथ, मुंह से जब लिया जाता है, किसके लिए होता है, गिवन टू द पेशेंट हु कैन नॉट च्यू और स्वलो, जिसे चबाना और निगलना बहुत ही मुश्किल होता है, हम उनको देते हैं. अब क्या है, एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जिसकी प्रॉब्लम है ईसोफेगस में, इसकी आहार नली में समस्या है, या पर्सन जो बेहोश है, अनकॉन्शियस है, हम उनको फीडिंग रूट चेंज कर सकते हैं ताकि उनके जो न्यूट्रिशनल नीड्स है वो उनकी पूरी हो जाए. तो इसमें अब हमारे 2 तरीके के हैं गाइस. पहला है हमारा ट्यूब फीडिंग, दूसरा है हमारा इंटरवीनस फीडिंग. अब हमारा है ट्यूब फीडिंग में क्या होता है, नली द्वारा हमें भोजन देना होता है, गिवन थ्रू ट्यूब. ये प्रेफर किया जाता है, इट इज़ मोर प्रेफरेबल दैन इंट्रावेनस फीडिंग. अतशीरा से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है गाइस. अब क्यों एंड कब, जब हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट ठीक से काम कर रहा है, हम खाना पचा सकते हैं, जो भी हम खाना दे रहे हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है, एंड वाटर भी अब्जॉर्ब कर सकते हैं जब तक हम ट्यूब फीडिंग करते हैं. बट अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हम इंट्रावीनस फीडिंग पे जाते हैं. इंट्रावीनस आप देख लीजिए, इंट्रा मीन्स अपनी वेन्स द्वारा जब फीड किया जाता है तो उसे बोलते हैं हम इंट्रावीनस फीडिंग. सॉल्यूशंस आर गिवन थ्रू ड्रिप इन अ वेन. ड्रिप द्वारा हमें नसों में हमारे खाना दिया जाता है. पोषण विशेष विलयनों से दिया जाता है. शीरा मीन्स वेन. ड्रिप शीरा में दी जाती है ताकि जो भी हमारी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएं, एटलीस्ट हमारे शरीर में कुछ ना कुछ जा रहा है.
तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, हाउ विल यू प्रिवेंट क्रॉनिक डिजीजेस। चिरकालिक रोगों की रोकथाम आप कैसे करेंगे। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पर्सन होता है विद डिजीजेस कैन डिले द ऑनसेट ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस विद द डाइट एंड गुड न्यूट्रिशन। अगर आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और डाइट मिलती है तो आप क्रॉनिक डिजीज़ का जो टाइम है वो डिले कर सकते हैं। ठीक है, रोगी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होने के अतिरिक्त चिरकालिक रोगों को नियंत्रण करना और प्रारंभ होने को आप बढ़ा सकते हैं। आप कैसे बढ़ा सकते हैं इसे? जैसे आप मेक अप्रोप्रिएट चॉइसेस, आप अप्रोप्रिएट चॉइसेस कीजिए जब आप खाना को चुनते हैं। हेल्दी खाना चुनिए। प्रोसेस्ड फूड जो आजकल मार्केट में मिल रहे हैं आपके प्रोसेस्ड फूड्स, जैसे आप एग्जांपल्स ले लीजिए, चिप्स हाई इन फैट, लो इन फाइबर होते हैं, सॉल्ट लेवल बहुत ज़्यादा होता है उसमें, तो वो प्रोसेस्ड फूड्स हैं। या रिफाइंड फूड्स, मैदा से बनी हुई चीज़ें। ठीक है, अत्यधिक परिष्कृत। अब क्या होता है, हमारे जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोसेस्ड फूड्स के बारे में। हाई इन फैट एंड शुगर, अधिक वसा और चीनी शक्कर। लो इन फाइबर, रेशेदार बहुत कम होता है बिकॉज वो मैदा से बनी चीज़ें होती हैं। जब हम आटे को छानते हैं तो मैदा बनती है और सारा फाइबर निकल जाता है, तो रेशेदार कम हो जाते हैं और अवयव कम होते हैं, अत्यधिक परिष्कृत हो जाते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डाइटरी चेंजेस, आहार संबंधी जब चेंजेस होते हैं तो उसके क्या हमारे परिणाम होते हैं। तो डिजीज़ेज़ जो होती हैं हमारी, डिजीज़ेज़ मतलब क्रॉनिक डिजीज़ेज़ जो होती हैं हमारी, वो बढ़ जाती हैं बहुत ज़्यादा। चिरकालिक रोग हमारे बढ़ जाते हैं, जैसे ओबेसिटी, एग्जाम्पल ले लीजिए आप, मोटापा, कैंसर, डायबिटीज़, मधुमेह, हार्ट डिजीज़, हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जब हम फैट ज़्यादा लेते हैं, हाइपरटेंशन, अति तनाव कब होता है, जब हम सॉल्ट इंटेक बढ़ा देते हैं, मीन्स हमारा जो सोडियम लेवल है वो बढ़ जाता है। हम स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़, शारीरिक गतिविधियाँ कम कर देते हैं। जो पोटेशियम होता है जो हमारे फलों में, फल सब्जियाँ हमारी कम हो गई हैं खाने में, तो ऑब्वियसली हमें फाइबर नहीं मिलेगा और पोटेशियम भी हमें कम मिलेगा जो सोडियम को कम करता है। तो हमारा क्या है, नमक वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं तो नमक हमारी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जिससे हमारा हाइपरटेंशन ज़्यादा हो जाता है, अति तनाव हमारा ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा, आप ले लीजिए हमारे ये सब क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारी शारीरिक गतिविधियाँ कम हो गई हैं, स्ट्रेस हमारा बढ़ रहा है, तो ये हमारे क्रॉनिक डिजीज़ मतलब हमारे चिरकालिक रोगों में से ये सारे हमारे रोग हैं जो हमारी दिन पर दिन बढ़ते जा रही हैं खाने की ना सही खाने की वजह से। तो क्वेश्चन भी आ सकता है इस पर, जैसे आप ले लीजिए एग्जाम्पल, आप क्वेश्चन ये आ सकता है, जो लोग शहर में रह रहे हैं, द पीपल हु आर लिविंग इन अर्बन एरिया, दैट इज़ व्हाट यू से अर्बन एरिया, मतलब लाइक अगर हम बोलते हैं शहर में रह रहे हैं तो उनका खाने का ढंग कैसा है, या फूड हैबिट जो है हमारी वो कैसी हो गई हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाउ हैव द चेंजेस in urban food habits affected the health of the population? शहरी लोगों में पोषण संबंधी जो हमारे चेंजेस आए हैं स्वास्थ्य पे कैसे प्रभाव डाल रहे हैं, इस पे आप 4-5 पॉइंट्स कवर करेंगे। जो पॉइंट्स हमारे हैं ये वाले, फैट, फाइबर, कौन आहार संबंधी रोग आप लिखेंगे इसमें, रिफाइंड फूड ज़्यादा हो गए हैं, ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। आइए अब हम पढ़ते हैं, जो हमारी ये आहार संबंधी प्रॉब्लम हो रही हैं, चिरकालिक रोग हो रहे हैं, तो इनको हमारे कम करने में कौन रोक सकता है। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ, बाय गिविंग डाइट एंड गाइडेंस। जब वो हमें आहार परामर्श और मार्गदर्शन कराते हैं तो हमारी ये बीमारियां कम हो जाती हैं और हम अच्छी ज़िंदगी जीना शुरू कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिज़ायरेबल क्वालिटीज़। हमारे डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ क्या हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट में, हमारे नैदानिक पोषण विशेषज्ञ में? तो ये है हमारी, हम पढ़ते हैं पहला पॉइंट, नॉलेज ऑफ डिजीज़ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। जो आप पेशेंट को देख रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, तो आप उसके स्पेशलिस्ट होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या क्या प्रॉब्लम है, या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो आपको फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पता होनी चाहिए। आपको आरडी और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि आपको ज़्यादा करना है या कम करने हैं। प्रस्तावित दैनिक मात्रा, जैसे सोडियम लेवल है, हाइपरटेंशन में, अति तनाव में आपको कम करना है। डायबिटीज़ में आपको शर्करा जो हमारी युक्त सब्जियां होती हैं, खाना होता है, वो हमें कम करना है। ऐसे ही हमारा थर्ड पॉइंट, स्किल्स फॉर असेसिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस। आपको न्यूट्रिशनल स्टेटस हमारा स्किल्स आनी चाहिए कि आप कैसे, आप उसे न्यूट्रिशनल पोर्शन जो हमारा स्टेटस है, आप कैसे पता लगाओगे ये ठीक है या नहीं है। फोर्थ, डाइट प्लानिंग। आप डाइट कैसे प्लान करोगे, आप जो आपको पोषण देना है वो आप उसे कैसे प्लान करोगे, उसकी कैसे योजना बनाओगे। परंपरागत और जातीय पाक विधियों को बताना, हेल्दी इंडिविजुअल्स को भी ताकि वो हेल्दी रह सकें, और पेशेंट्स को भी ताकि वो बीमारी ना बढ़े उनकी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग मतलब गाइड करना, राह दिखाना, काउंसिल करना, सलाह देना, ये आपको ऐसा आहार लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिकमेंड डाइट, आहार की सलाह। तो ये हमारी सारी चीज़ें हैं। इसमें एक पॉइंट और है, हमारे जब सलाह देते हैं न्यूट्रिशनिस्ट, तो वो ये भी बताते हैं कि जो हमारे मिथ्या हैं या धारणाएं हैं खाने को लेकर, वो भी वो ठीक करें। तो ये पॉइंट हमारा हो गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि हमारा पॉइंट है कि हम कैसे प्रिपेयर करें कि हम डाइटिशियन बन सकें या क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट बन सकें। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें 10+2 12 12वीं क्लास पास होना बहुत ज़रूरी है, 12th क्लास। सेकंड हमारा बीएससी होम साइंस में, या हमारे लोग जो लाइफ साइंस में होते हैं, बीएससी बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, वो एमएससी कर सकते हैं न्यूट्रिशन में, या डिप्लोमा ले सकते हैं हमारा न्यूट्रिशन में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन। इसके बाद वो 6 मंथ्स की इंटर्नशिप करेंगे, जिसके वो रजिस्टर्ड डाइटिशियन का एग्ज़ाम देकर पास होके वो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन बन सकते हैं, आहार विशेषज्ञ के योग हो सकें। तो गाइस, ये हमारा तरीका है जिससे आप डाइटिशियन क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट भी बन सकते हैं। अगर आपको क्लिनिकल और डाइटिक न्यूट्रिशन नहीं बनना है तो आप ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं, बीएससी होम साइंस या एमएससी करके। अब देखिए इसके क्या क्या स्कोप हैं। टीचर बन सकते हैं, आप स्कूल में पढ़ा सकते हैं होम साइंस सब्जेक्ट, या आप कॉलेज में पढ़ा सकते हैं कोई भी स्पेशलाइजेशन। डाइटिशियन बन सकते हैं, पोषण विशेषज्ञ, कंसल्टेंट, सलाहकार, कॉरपोरेट कंपनी में, जिम में, फूड इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल फूड्स, शोध एवं विकास से चिकित्सीय खाद्य पदार्थ बनाना, न्यूट्रोसिटिकल्स, पोषण औषधियों को बनाना, प्रोफेसर के आप तरह काम कर सकते हैं। फूड सर्विस मैनेजर इन हॉस्पिटल्स, भोजन सेवा प्रदाता आप कर सकते हैं। तो आपके सारे स्कोप हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं, जो आपको फ़ायदा करेंगे बीएससी करने के बाद। तो गाइज़, ये हमारा टॉपिक था, लास्ट टॉपिक, जो आई होप आपको समझ आ गया होगा आसानी से। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो आएगी क्वेश्चन आंसर्स, जो भी इसमें से पॉसिबल हैं वो, तो आप वो सॉल्व करेंगे, आप बताएंगे अगर कुछ डाउट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर गाइज, सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको वीडियोज़ के बारे में पता लग जाए, एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।